मैं 27 साल की हो चुकी थी, इसलिए माँ ने जो भी पहले रिश्ता आया उसके लिए हाँ कर दी। उन्होंने कोई छानबीन भी ना करवाई, क्योंकि पिछले 2 साल से मेरे रिश्ते बस टूटते ही जा रहे थे और माँ को लगता था कि मेरी कुंडली में कोई दोष है, इसलिए शादी से इनकार करने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। अपनी बूढ़ी माँ का ख्याल करते हुए मैंने भी रजामंदी दे दी। मेरे ससुराल वालों को शादी की जल्दी थी। माँ ने भी हमारी कंडीशन के मुताबिक जल्द ही मेरी शादी का फैसला कर लिया। मुझे शादी के बाद पता चला कि पति तो बाहर विदेश में रहता है। शादी के कुछ दिनों बाद ही वह वापस विदेश चले गए। मैं हैरान थी कि उन्होंने यह बात हमें पहले क्यों ना बताई थी। मैंने जब अपनी सास से पूछा कि आप लोगों ने पहले क्यों नहीं बताया, तो सास एकदम घबरा गई और बात का जवाब देने की बजाय बस नज़रअंदाज कर दिया। मुझे सास से कोई जवाब नहीं मिला, लेकिन हैरानी वाली बात तो यह थी कि अगर वह हमें बता देती कि मेरा पति बाहर विदेश में रहता है, तो इससे मोहल्ले वाले और बाकी सब भी मेरे पति की और इज्जत करते। खैर, उन्होंने अगर नहीं बताया तो कोई बात नहीं, अब मैं क्या कह सकती थी। उनका तो कहना था कि तुम्हारे कदम बहुत अच्छे साबित हुए हैं, जल्दी वीजा लग गया। यह बात सुनकर मुझे महसूस हुआ कि जैसे सास जानबूझकर किसी मकसद के तहत ऐसा कह रही हो, लेकिन मैंने अपने दिमाग को झटका और शादी के शुरू के दिनों में ही अपने ससुराल वालों के दिल में अपनी जगह बनानी शुरू कर दी। मेरे ससुराल में बस मेरी एक सास, एक ननद और एक 16 साल का देवर था। देवर की दिमागी हालत ठीक नहीं थी। मुझे देवर की दिमागी कमजोरी से कोई मसला नहीं था। मैंने शादी के बाद देखा कि सास अपने बेटे के सारे काम खुद ही करती थी। जिंदगी अच्छी गुजर रही थी। मेरी ननद और मैं अच्छी दोस्त बन गई थी। पति ने भी मेरी बात होती रहती थी। अचानक मेरी जिंदगी में ऐसा किस्सा आया जिसने मेरी जिंदगी को ही बदल कर रख दिया। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे साथ इतना बड़ा धोखा हो जाएगा। एक दिन मैं जैसे ही कमरे से बाहर निकली, देवर मुझे देखते ही दूध पीने की जिद करने लगा। यह बात मुझे अजीब लगी, क्योंकि मेरा देवर ज्यादातर खिलौनों में ही बिजी रहता था। देवर की बात सुनकर ननद जल्दी से अपने कमरे में उसे ले गई। यह देखकर मेरे दिमाग में बहुत गलत ख्याल आ रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि घर में यह सब क्या हो रहा है। अभी मैं चाय पी रही थी कि थोड़ी देर बाद मेरा देवर कमरे से बाहर निकला। मैंने देवर को देखा तो उसका हौलिया देखकर मुझे हैरानी हुई। मेरे देवर का मुंह दूध से भरा हुआ था और वह देवर के बाद मेरी ननद भी कमरे से बाहर निकली। ननद के कपड़ों पर भी दूध की बूंदें मौजूद थी। मुझे याद था कि जब ननद कमरे में गई तो उसके कपड़े प्रेस किए हुए थे और कपड़ों का यह हाल देखकर मेरा तो दिमाग ही हिल गया। मैं बस अपनी ननद को देखे जा रही थी। सास मेरे करीब आकर कहने लगी कि बहू क्या हुआ, किस सोच में गुम हो गई। मैंने कहा कुछ नहीं, बस ऐसे ही घर की याद आ रही थी। मैंने जल्दी से बहाना बनाया और बात को टाल दिया। अब मैं सास से उसकी बेटी और बेटे की शिकायत तो लगाने से रही। सास ने फिर मुझे अपनी बातों में लगा दिया। मैं अपने देवर की अजीब हरकत को भूल ही गई थी, लेकिन काम में लगे लगे फिर मेरा दिमाग उन सोचों में भटकने लगा। ऊपर से मैं काफी सेहतमंद थी, इसलिए काम करते करते पसीने छूट जाते थे। एक दिन मैं अपने कमरे में आराम करने के लिए लेटी हुई थी। सास मेरे कमरे में आई तो मुझे पता न चल सका। मुझे अचानक किसी की मौजूदगी का एहसास तो हुआ, तो मैं उठ बैठी। अपनी सास को देखकर मैं डर गई। मेरा ध्यान किसी और तरफ था, इसलिए मेरा डर कर चौंक जाना अनोखी बात नहीं थी। जल्दी से मैंने खुद को संभाला और सास से पूछा, माँ सब ठीक तो है? आपको कुछ काम था? बहू, मैं बस तुमसे एक बात कहने आई थी। मैंने अपनी सास को कहा, माँ बताइए क्या बात है? तब सास मुझे देखने के बाद आराम से बोली कि बहू, मेरी बात का बुरा मत मानना। तुम जानती हो कि तुम्हारा जिस्म भरा भरा है, ऊपर से तुम्हारा देवर थोड़ा पागल सा है। उसकी दिमागी हालत ऐसी है कि वह कुछ भी बोल देता है। इसलिए जब भी तुम कमरे से बाहर निकलो तो अपने आप को अच्छी तरह से ढक कर निकला करो। वह खामोश हुई तो मैं उसका मुंह ताकने लगी। उन्होंने क्या कहा, उसकी बात पर मुझे जितनी हैरत होती उतनी ही कम थी। अगर वह पागल था तो उसे अस्पताल में दाखिल करते, लेकिन खैर सास की बात इतनी भी बुरी नहीं थी। मुझे वाकई ख्याल रखना चाहिए था। मैं अगर अपनी सास से सवाल करती तो न जाने वह मेरे बारे में क्या सोचती।
मैंने खुद को समझाया कि सही ही तो कह रही है, मुझे अपने पहनने और उठने का ख्याल रखना चाहिए। इसके बाद मैंने सास को कुछ भी कहने का मौका ना दिया। मैं खुद पर अब ध्यान देने लगी। मैंने महसूस किया कि सास अब काफी भरोसेमंद नजर आने लगी थी। एक दिन मेरी ननद और सास बाजार गई हुई थी। देवर सहन में बैठा क्रिकेट खेल रहा था। अचानक देवर की चीख सुनकर मैं भागकर सहन में चली गई, मगर बाहर का मंजर देखा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि देवर उस वक्त गीले कपड़ों में था और जोर जोर से चीख रहा था। वह पूरा पानी से भीगा हुआ था। मैं परेशान थी कि क्या करूं। तभी अचानक देवर को जोर जोर से छींक आने लगी। मौसम के बदलाव की वजह से शायद उसे ठंड लग रही थी। मैं जल्दी से तौलिया लेकर आई और देवर की तरफ बढ़ा दिया, मगर देवर इस वक्त सिर्फ छींकने में ही बिजी था। मैंने थोड़ी देर सोचा कि वह तो पागल है, लेकिन मैं तो बिल्कुल ठीक थी और सास भी घर पर मौजूद नहीं थी। ऐसे में इसका ख्याल तो मुझे ही रखना था। मैंने तौलिया उसके ऊपर डाल दिया, लेकिन देवर ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं तो उसकी इस हरकत पर घबरा गई थी। मैंने जल्दी से अपना हाथ छुड़वाने का प्रयास किया। तभी मेरी सास और ननद भी वापस आ गई। मेरा हाथ अभी तक देवर की गिरफ्त में था। मैं उसे छुड़वाने में लगी हुई थी। न जाने इस वक्त इसमें इतनी ताकत कहाँ से आ गई थी कि उसने इतनी जोर से मेरा हाथ पकड़ रखा था। मेरी तो सांस फूल चुकी थी। सास ने आते ही मेरी तरफ देखा और आगे बढ़कर जल्दी से देवर के हाथ से मेरा हाथ छूट गया। मैं जल्दी से अपने कमरे में चली गई और जाते ही कमरा अंदर से बंद कर लिया। अपने देवर की इस हरकत की वजह से आज मैं सास और ननद के सामने खुद को बार बार शर्मिंदा महसूस कर रही थी। कमरे में जाकर मैंने गहरी सांस ली। मैं सोचने लगी कि जो देवर ने मेरे साथ किया, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। जो कुछ हुआ, अब इसमें मैं कैसे उसे कसूरवार ठहराती, जबकि मैं जानती थी कि उसका दिमागी मसला है। मैं अपने बेड पर उठी और अपने आप को देख रही थी तो सास मेरे कमरे में दाखिल हुई। मेरी सास को देखा तो तुरंत कहा, माँ वह सब मेरी। सास ने मेरी बात काट दी और बोली, बहू मैं जानती हूँ बाहर जो कुछ हुआ वह सब तुमने जानबूझकर नहीं किया। मुझे सास की बात से कुछ हौसला मिला। सास ने बहुत दुखी होकर कहा, बहू मेरा बेटा पागल नहीं है, बस यह दिमागी तौर पर थोड़ा कमजोर है। तुम इसकी किसी बात पर बुरा मत मानना और दिल पर ना लेना। मेरा बेटा बहुत मासूम है, इसको अपने आप ख्याल नहीं है। अगर कभी कुछ कर दे तो तुम उसे गलत ना समझना। सास की बात सुनकर मैं अपनी जगह खामोश हो गई। अब सास को और क्या कहती। मुझे तो देवर से अजीब सी परेशानी होने लगी थी और अब सास ने कुछ कहने से भी मना कर दिया था। मैंने अपनी तरफ से उनको हौसला दिया और कहा कि मैं बुरा नहीं मानूंगी, लेकिन मैंने सोच लिया था कि मैं देवर से दूर ही रहूंगी और उसके सामने कम ही जाऊंगी। अगले दिन मेरा देवर सहन में बैठा खेल रहा था। मैं पहली मर्तबा देवर को गौर से देख रही थी। वह अच्छी हेल्थ का था, इस बात में कोई शक नहीं था कि वह खूबसूरत भी था। मैं उसे गौर से देख रही थी कि अचानक ही उसने मेरी तरफ देखा तो मेरे पास आ गया। एक बार फिर दूध पीने की जिद करने लगा। मुझे यह बात बहुत अजीब लगी और शर्म भी महसूस हुई। भला अब इसकी उम्र थी कि मैं इसे फीड करवाती। मैंने सास से बात करने की सोची और उनसे कहा कि मैंने यह बात महसूस की है कि देवर मुझे देखते ही अजीब हरकतें करना लगता है। मेरी बात सुनकर सास के चेहरे पर एक अजीब सी चमक आई, जिसे मैंने गौर से देखा। तब सास बोली, नहीं बहू, तुम कैसी बातें कर रही हो। मेरे बच्चे को तो अपना होश नहीं है। वह तुम्हारे बारे में कुछ गलत कैसे सोच सकता है। तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। मैं सास का जवाब सुनकर खुद ही खामोश हो गई। अब उनको और क्या कहती। उनकी नज़र में तो उनका बेटा बहुत मासूम और भोला था। मैं खामोशी से उठी और बाकी काम निपटाने लगी। मैं रात होने से पहले ही सारे कपड़े छत से उतार कर ले आई। जब ननद के कपड़े उसके कमरे में देने गई तो दरवाजे पर दस्तक देने से पहले ही ननद तौलिए से अपने गीले बाल साफ करती हुई कमरे से बाहर आ गई। मुझे देखकर एक पल के लिए तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया था। उसके बाद वह जल्दी से पानी पीने का बहाना बनाते हुए बाहर की तरफ चली गई। मैं हैरानी से उसे जाते हुए देख रही थी। मैंने ज्यादा गौर नहीं किया और उसके कपड़े बेड पर रखकर वापस जाने की सोचकर जल्दी जल्दी कमरे के अंदर चली गई। दरवाजा अंदर से जाते ही देवर को उल्टे मुंह बेड पर सोते देखकर मेरे कदम वहीं जम गए।
यह देखकर मेरे तो पसीने छूट गए। मैंने जल्दी से कपड़े वहीं पर ऐसे ही रखे और बाहर की तरफ भागकर सामने आते हुए अपनी ननद से टकरा गई। मेरे चेहरे के उड़े रंग को देखकर मेरी ननद बिल्कुल चुप खड़ी थी, उल्टा मुझ पर ही बरसने लगी और कहने लगी, भाभी अब देखकर नहीं चल सकती क्या? आपकी बात पर मैं घबरा गई। उस वक्त मेरा दिमाग काम करना बंद कर चुका था। जब होश आया तो मेरी ननद का जवाब सुनकर हैरानी हुई, क्योंकि इससे पहले ननद ने मेरे साथ इस लहजे में कभी बात नहीं की थी। मेरे लिए उसका यह रवैया, उसके कमरे में जो कुछ भी मैंने देखा था, वह बहुत अजीब था। मेरी बातें सुने बगैर ननद अपने कमरे में चली गई और दरवाजा मेरे मुंह पर बंद कर लिया। मैं दिन भर की थकी हुई थी। ऊपर से जिस हालत में मैंने उसे देखा था, उसकी वजह से मैं डर महसूस करते हुए सोचते सोचते सो चुकी थी। रात को न जाने कौन सा वक्त था, मुझे नींद में खुद पर किसी बोझ का एहसास हुआ तो मैं जल्दी से उठी, मगर अंधेरा होने की वजह से मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा था। तभी मुझे किसी उंगलियों को चुभन सा महसूस हुआ। मैंने चिल्लाते हुए उठकर दरवाजे की तरफ भागी और फिर सास के कमरे का दरवाजा बजाने लगी। जल्दी से सास ने दरवाजा खोल दिया और हैरानी से मुझे देखने लगी। मैं पसीने से भीग चुकी थी। मैं भागकर अपनी सास के गले लग गई और रोने लगी। शोर की आवाज से ननद भी कमरे में आ गई। सास मुझे इस हालत में देखकर घबरा गई और बोली कि बहू क्या हुआ, कोई बुरा ख्वाब देख लिया? मैंने अपनी सास से कहा कि माँ मेरे कमरे में कोई था। यह कहकर मैं रोने लगी। तब सास ने हैरानी से मुझे देखा और कहा, बहू तुम क्या कह रही हो? रात के 2 बजे कौन तुम्हारे कमरे में आएगा? क्या बोले जा रही हो? तुम्हारा पति यहाँ नहीं है और देवर इस काबिल नहीं तो कौन आ सकता है भला? सास ने कहा, वहां जाकर देख लेती हूँ। जैसे ही सास ने कमरे का दरवाजा खोला तो मेरी हैरानी से आंखें खुली की खुली रह गई। कमरे की बत्ती जल रही थी और बेड पर एक सिलवट तक मौजूद नहीं थी। बस जहां मैं सोई हुई थी उस जगह पर हल्की सी सिलवटें थी। माँ मेरा यकीन करें, मेरे कमरे में कोई था। मेरी बात सुनकर सास ने एक नजर ननद को देखा और बोली, अगर यहाँ कोई था तो तुम बताओ कौन था? क्या तुमने उसे देखा था? मैं अपनी सास को देख रही थी कि इस वक्त वह गुस्से में लाल थी। मैंने कुछ कहना चाहा कि इसी वक्त नंद बोली, भाभी लगता है आपने कोई ख्वाब देखा है। मैं चुपचाप खड़ी थी। तब सास बोली, बेकार के ख्वाब की वजह से तुमने मेरी नींद खराब कर दी। अब आराम से जाकर सो जाओ और हमें भी सोने दो। मैं खामोश खड़ी उनकी बातें सुन रही थी। माँ और ननद कमरे में चली गई तो मैंने अपने कमरे का दरवाजा अच्छे से बंद कर लिया, लेकिन खिड़की पर नजर पड़ी तो वहां कोई साया सा नजर आया और गौर करने पर देखा कि इस वक्त कोई वहां से भागा था। मैंने जल्दी से खिड़की के पास जाकर देखा तो मेरे पैरों तले जमीन निकल गई, क्योंकि दूसरी तरफ ननद खड़ी थी। तो क्या वह मेरी ननद का कोई आशिक था जो उससे मिलने के लिए आया था और गलती से मेरे कमरे में आ गया? क्या यह सब बस मेरे साथ मुझे परेशान करने के लिए किया जा रहा था? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। पूरी रात मैंने ऐसे ही काट दी। अगली सुबह मेरी ननद खुशी खुशी अपने कमरे से बाहर आई और हमारे साथ नाश्ते के लिए बैठ गई। मुझे ननद के रवैये में कोई बदलाव सा महसूस हुआ। कल मेरे साथ जो कुछ हुआ था उसके बाद ननद के कमरे से किसी मर्द का जाना, मुझे तो सब समझ आ रहा था। न जाने सबकी अकल पर क्या पर्दा पड़ गया था कि वह सब समझते हुए भी अनजान बन रहे थे। मैं वहां से उठकर अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद सास और ननद घर से बाहर चली गई। मुझ में उनसे कुछ भी पूछने की हिम्मत नहीं थी। देवर घर पर ही था। इससे पहले कि मुझे देखकर वह अपनी फरमाइश करता, मैं जल्दी से अपने कमरे का दरवाजा बंद करके बैठ गई। काफी देर गुजरने के बाद मेरी ननद खिड़की से बाहर गई तो सास और ननद किसी मर्द के साथ खड़ी बातों में मसरूफ थी। मुझे उनकी बात करने के अंदाज पर कुछ शक हुआ तो मैं दबे पाँव कमरे से बाहर निकली और जल्दी से चादर लेकर सास और ननद के पास जाने लगी। फिर मैं दूसरी दीवार के पास खड़ी होकर उनकी बातें सुनने लगी और जो बात उनके बीच चल रही थी वह सुनकर मैं उल्टे कदम वापस अपने कमरे में भाग आई और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। मैं लंबी लंबी सांस लेने लगी और मेरा दिल बहुत तेज धड़क रहा था, क्योंकि मैं जाने अनजाने में किसी साजिश का शिकार होने वाली थी। अचानक कमरे का दरवाजा तेज तेज बजने लगा। मैं जल्दी से बेड पर जाकर लेट गई और जाहिर किया कि जैसे मैं सो रही हूँ।
सास कमरे की दूसरी चाबी से दरवाजा खोलकर अंदर आ गई। मेरी आंखें बंद थी। थोड़ी देर खड़ी रहने के बाद शायद जब सास को यकीन हो गया कि मैं सो रही हूँ तो वह वापस दरवाजा बंद करके चली गई। मैंने उसके जाते ही आंखें खोल ली। मुझे यकीन था कि मेरी सास इस बात का पता करने आई है कि मैं सो रही हूँ या नहीं। शायद उनको महसूस हो गया था कि किसी ने उनकी बातें सुनी हैं। मुझे अब सारी कड़ियाँ मिलती हुई नजर आ रही थी। मैंने सोच लिया था कि अब देवर और सास का राज जानकर ही रहूंगी, लेकिन मुझे कुछ खबर नहीं थी कि सच में मुझ पर क्या कयामत गुजरने वाली थी। अगले दिन तो देवर ने हद कर दी। वह मेरे पास आकर बैठ गया। इससे पहले कि मुझे हाथ लगाता मैंने उसे धक्का दे दिया और वापस कमरे में भाग गई। अब मुझे इस घर में रहना बहुत मुश्किल लग रहा था। पति भी अब मुझसे कांटेक्ट में नहीं था कि उसे कुछ कहती। मेरा मायका दूर था और सास तो कभी मुझे अपने घर में जाने नहीं देती। मैं अगले दिन खरीदारी का सोचकर तैयार होकर सास के साथ मार्केट चली गई। वापसी पर ननद मेरे लिए खास चाय बनाकर कमरे में ले आई तो मैंने चुपके से चाय गिरा दी। थोड़ी देर बाद बाहर से अजीब आवाज आने लगी। मैंने आवाज सुनकर जब बाहर जाकर देखा तो देवर ननद के बहुत करीब सोफे पर चिपक कर बैठा हुआ था और अजीब अजीब हरकतें कर रहा था। थोड़ी देर बाद सास ने ननद से कहा, जाकर देख जरा दवाई ने अपना असर किया कि नहीं। अब तक तो वह बेहोश हो गई होगी, मुझे आवाज दे देना। मैंने जब सास की बात सुनी तो जल्दी से सोफे पर ही लेट गई। ननद कमरे में आई तो मुझे बेहोश समझकर वापस चली गई। फिर ननद की पुकार से देवर कमरे में आ गया। सास ने कहा, बस आज हिसाब से जान छुट जाएगी। कितने पापड़ बेलने पड़े हैं इस लड़की के लिए। मैं दिल में डर से सोच रही थी कि जो प्लान उन्होंने बताया है कहीं उल्टा ही ना हो जाए, क्योंकि मैंने पुलिस को खबर दी थी। और सास और ननद की अजीब हरकतों को देखकर जब मैंने पड़ोसियों से उनके बारे में बातें सुनी तो मेरी रूह कांप गई कि वे लोग इतनी करीबी रिश्तों को कैसे बदनाम कर रहे हैं। इससे पहले कि मेरा देवर मुझे हाथ लगाता मैंने अचानक आंख खोली और उसके मुंह पर खींचकर थप्पड़ मारा। इसके पहले कि वे लोग मेरे साथ कुछ गलत करते, पुलिस ने आकर सबको गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उन लोगों को और मेरे पति को, जो दूसरे मुल्क में नहीं बल्कि दूसरे शहर में था, अपनी हिरासत में ले लिया। गिरफ्तारी पर उसने गुस्से में आकर मुझे तलाक दे दी। वे लोग कोई माँ बेटा नहीं थी, बल्कि वह एक गैंग था। वे लोग शादी के बाद ऐसे ही देवर बनाकर मासूम लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करते। जो लड़कियां इनकी झांसी में आकर फंस जाती उसे ब्लैकमेल करती, क्योंकि ये उन्हें बेहोश करके उनकी रिकॉर्डिंग करते और लड़कियां बदनामी के डर से उनका हर काम करने को तैयार हो जाती। फिर मैं अपने घर चली गई। मेरी माँ ने मेरी दोबारा शादी करवा दी और इस दौरान माँ को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि तलाकशुदा होने की वजह से सब मुझे ही गलत समझते थे। लेकिन माँ के गांव की दोस्त जब उनसे मिलने आई, उन्होंने सब जानने के बाद माँ से मेरा हाथ मांग लिया। और शादी के बाद अपने पति का रवैया देखकर मुझे यकीन हो गया कि इस दुनिया में अगर बुरे लोग हैं तो अच्छे लोग भी मौजूद हैं। बस सबसे यही गुजारिश है कि पैसों की चकाचक देखकर अंधाधुंध रिश्ते ना करें, बल्कि सारी छानबीन के बाद ही रिश्ते करें।